हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 2011 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे थे, बट अब उसमें हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जो 2011 के से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के लेक्चर में पार्ट बी के 2011 जून के पेपर का जो लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, उसके बाद नंबर थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा। फिर 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, एक बार PDE ODE को डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर में COV इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस तरीके से पार्ट बी, उसके बाद हम पार्ट सी, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर रियल एनालिसिस के पार्ट सी में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में 2 पार्ट में रियल एनालिसिस को और 2 पार्ट में लीनियर अलजेब्रा को। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पेपर है आई थिंक अगस्त से पहले तो अब नहीं होगा पॉसिबल, यानी कि जुलाई में भी मुझे नहीं लगता पेपर होगा, अगस्त में होगा। तो हमारे पास टाइम है, तो हम सारे पेपर को, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को सॉल्व करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसे आप एज ए टेस्ट भी दे सकते हो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, बट अगर आपके सामने हर एक टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अगर आपको मेथड पता चल जाए तो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी PDF आपको इसमें मिल जाएगा, बाकी मैं नोटबुक में भी लिख के आपको बता दूंगा, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको PDF का लिंक और PPT वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा जो पिछली वीडियो की अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा 60 डे चैलेंज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे 2011 का CSIR नेट जून 2011 के पार्ट बी का। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो भी वो, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मुझे, या टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं वहाँ पे आपको 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कस करना। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंपल रिलेटेड है, एक तो आप डायरेक्ट काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो, या फिर ये एप्लीकेशन है हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है रैंक और डिटर्मिनेंट से, कि रैंक और डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशन क्या है, और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपके पास गिवन है उसी का यूज़ करना है, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसका, प्रिमिटिव रूट का। अगर nth रूट का अगर आपको नॉलेज है, जैसे कि प्रिमिटिव nth रूट ऑफ इनिटी का अगर आपके पास नॉलेज है तो उसका यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको सॉल्व करना है, और थोड़ा सा आपको प्रिमिटिव nth रूट ऑफ इनिटी का यूज़ करना है। जैसे कि x⁻n = 1 है तो आप इसे लिख सकते हो x⁻−1 = 0, x-1 को फैक्टर निकाल सकते हो, और उसके बाद जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायमेंशन पे है। तो डायमेंशन पे है यानी कि आपको क्या सिलेक्ट करना होता है कि कितने वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री वेरिएबल, और उसके बाद उसमें से जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगे उसको माइनस कर दो, आपका डायमेंशन निकल के आ जाता है। ये भी हमने काफ़ी सीखा है जब हम टॉपिक वाइज कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। बाकी मैं आपको फिर भी आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है, आपको बेसिस गिवन होती है, मोस्टली आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन होगा। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया है तो आपको एक बेसिस गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ रूल दे दिया जाए और बेसिस न दिया जाए तो आपको उस
वेक्टर स्पेस का जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा उसी को आपको फॉलो करना है। ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ही गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो भी आपको स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलना है। अगर दूसरा बेसिस गिवन है तो आपको वही बेसिस यूज़ करना है। और आपको W दोनों लीनियर ऑपरेटर है, इसके लिए आपको दोनों का ही सेम बेसिस लेके चलना है और आपको इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती है और वो कैसे बनाना है वो आपको मैं सब बताऊंगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी किसी भी पार्ट को स्किप मत करो, हर एक पार्ट को पूरा देखो और सारी वीडियो को देखो स्टार्टिंग से लेके। अगर आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्लियर होगा, और सारे वीडियो को देखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि S एक सेट गिवन है और सेट के अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे सच दैट कि जिसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि 5 क्रॉस 5 ऑर्डर के वो सारे मैट्रिक्स जिसकी एंट्री जो होंगी या तो 0 या तो 1, aij is equal to 1 and aij summation of aij equal to 1 where j वैरी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रो फिक्स है। यहां पे i वैरी हो रहा है, इसका मतलब j फिक्स है। यानी कि एक बार रो को फिक्स, एक बार रो का सम 1 है और एक बार कह रहा है कॉलम का सम 1 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री 0 या 1 हो और जिनके रो का सम और कॉलम का सम 1 है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं? तो ये हमारे पास सेट है और कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इस सेट के अंदर ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। क्या वो 5 का स्क्वायर होगा या वो 5:5 होगा या 5 फैक्टोरियल होगा या 5 होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे करने का 2 तरीका है। एक तो मैं आपको पहले समझा दूं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अगर आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स का नॉलेज है तब तो हम इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या कहता है, मैं आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से बताता हूं। जैसे मान लो अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 0 0 1। अगर मैं इसका कोई भी रो या कॉलम चेक कर लूं, जैसे ये रो है, इसे मैं कहता हूं V1 क्या है मेरे पास 1 0, V2 क्या है मेरे पास 0 1। अब इसके वेक्टर को आपस में क्या करो, चेंज करो। जैसे अगर मैं इसे V1 दे दूं और इसे मैं V2 दे दूं तो इसके में कितने इसे परम्यूटेशन कर सकता हूं। एक तो मेरा ये तरीका हो गया, तो इसे मैं दे देता हूं सपोज इसके पास कितने ऐसे रो है, 2 रो है। तो अगर मैं इसके कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं इसी रो का यूज करके, तो ये सपोज I1 हो गया। मैं और एक मैट्रिक्स बना सकता हूं, सपोज ये A है तो मैं इसे A1 और एक मैट्रिक्स बनाता हूं A2। मैं इसे क्या कर सकता हूं, आपस में चेंज कर सकता हूं इसको। मैं इसे यहां पे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। यानी कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम या रो को ही आपस में चेंज करके, इंटरचेंज करके जब मैं एक नया मैट्रिक्स बनाता हूं तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अब मैं इसके कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं। इसे मैं कह देता हूं सपोज ये आइडेंटिटी है, सपोज A2 बनाते हैं, इसको मैं A1 दे देता हूं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये सपोज मेरे पास एक V1 है, ये मेरे पास एक V2 है और ये सपोज मेरे पास एक V3 है। ऐसे में कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट एंट्री को जो हमारा फर्स्ट रो इसको फिक्स रखूं, रो 2 को आपस में चेंज कर दूं। ये एक हो गया। मैं सेकेंड को फिक्स कर सकता हूं और आपस में फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दूं, 0 0 1 1 0 0। ऐसे ही बना लेता हूं A4। A4 में मैं क्या करता हूं, ये थर्ड वाले को फिक्स करके बाकी सेकेंड और फर्स्ट को चेंज कर दूं। अब एक काम करते हैं,
हर एक को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट वाला पोजीशन सेकंड पे चले गया, मतलब यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड और यहां पे थर्ड, तो थर्ड वाला यहां आ जाएगा और 1 0 0 और 0 1 0। ऐसे ही मैं इसको और शिफ्ट करूंगा तो ये 1 2 यहां और ये 3 यहां, मतलब जो A6 आएगा ये मेरे पास आ जाएंगे 0 1 0, 3 वाला मतलब 0 0 1 और लास्ट में 1 0 0। तो ये डिफरेंट कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं। अगर एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसी के रो या कॉलम को चेंज करके ये 6 डिफरेंट मैट्रिक्स से बना सकता हूं। तो इसे हम कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसकी खासियत ये होती है कि इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालो तो वो हमेशा कितना आएगा, या तो 1 या तो -1। जब हम किसी भी आपस में मैट्रिक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो यहां पे इसका डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा। लेकिन जब हम शिफ्टिंग करते हैं तब हमारा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, यानी कि इन तीनों का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 ही आएगा। ये आप फाइंड करके देख सकते हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। बाकी आप और भी इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखोगे तो उसमें थोड़ा परम्यूटेशन के फॉर्म में है, यानी कि आप उसको कितना परम्यूट कर रहे हो उसके हिसाब से। बट इस तरीके से मैट्रिक्स को बनाया गया था और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे 3 के लिए हम कितने, 2 के लिए कितने बना रहे थे, तो ऐसे आप 2 के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 के लिए आप 3 फैक्टोरियल बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप टोटल कितना बना सकते हो, 5 फैक्टोरियल डिफरेंट मैट्रिक्स। एक तो ये हो गया। अब एक यूजुअल आप सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में ये दिया है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाना। देखो मैं उसको परम्यूटेशन मैट्रिक्स इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि परम्यूटेशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एक रो में या हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही 1 होंगे, बाकी सारे 0। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके पास एंट्री या तो 0 या तो 1, और कंडीशन ये है कि रो का सम कॉलम का सम 1 होना चाहिए। तो मतलब ये कि अगर मेरे पास इसे 25 प्लेस है, हर रो में कितने प्लेस है, 5। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इसमें 0 या 1 को फिल करना है। अब जैसे मैं यहां पे 1 को रख रहा हूं तो बाकी किसी भी, अब मैं यहां पे मेरे पास सिर्फ 0 ही में फिल कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि इनका सम 1 चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 1 रख रहा हूं तो बाकी सबके मेरे पास क्या आएंगे, 0। तो ऐसे यहां पे भी ये भी सब कैंसिल हो गया। तो ऐसे 1 रखने के चॉइसेस कितने मेरे पास, मैं यहां पे भी 1 रख सकता हूं, यहां पे भी 1 रख सकता हूं, यहां पे भी। तो सपोज मैंने यहां रखा, लेकिन टोटल चॉइस कितने थे मेरे पास, 5। तो अब ये पूरे कैंसिल हो गए। जब मैं अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये सारे कैंसिल हो गए। अब मैं काम करता हूं, 4 मेरे पास चॉइसेस कितने, 4, और मैं यहां पे 1 रख देता हूं तो मेरे पास ये सारे चॉइसेस कैंसिल हो गए। यहां पे सब क्या करने, क्रॉस मतलब 0। अब यहाँ पे कितने बचे, मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो चॉइसेस कितने थे, 3। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो ये सारे मेरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो ये सारे चॉइसेस खत्म और लास्ट में 1। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये सिंपल हम काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करके भी ये मैट्रिक्स बना सकते थे। बाकी अगर हमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स का नॉलेज है तो भी हम उसका यूज करके कर सकते हैं। तो ये मेरे पास टोटल 5 फैक्टोरियल हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रिलेटेड है हमारा सिंपल डिटर्मिनेंट से, कि D एक नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है विद n इज ग्रेटर देन 2, और विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड, कि कौन सा इम्प्लीकेशन इसमें से वैलिड होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको डिटर्मिनेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और रैंक और डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो डिटर्मिनेंट और रैंक के बारे में क्या क्या पता है। पहली पॉइंट,
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मान लो कोई भी ए, जैसे ए अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वो हो जाएगा n। या फिर ये कह सकते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक n है तो ये इंप्लाई करता है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो। यानी कह सकते इफ एंड ओनली कंडीशन है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो मैट्रिक्स का रैंक n, अगर मैट्रिक्स का रैंक n तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो इसी से मैं ये कह सकता हूं कि अगर डिटरमिनेंट जीरो तो इंप्लाइज दैट कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन n। अब n से कम कितना होगा ये हमें पता नहीं, बट वो n से छोटा होगा। फोर्थ, इफ ए इज नॉन जीरो, अगर ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब जो रैंक होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और फिफ्थ, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो ये 5 पॉइंट का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्या कह रहा है, पहला दूसरा सेम है कि डिटरमिनेंट ए अगर नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। अगर ए का रैंक n है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो रैंक n। अगर ए जीरो है तो रैंक हमेशा लेस देन n होगा। अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा, 1 या उससे ग्रेटर। और लास्ट ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा n है। और रैंक का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रैंक। मतलब अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो तो आप उसके कॉलम से, उसके जो कॉलम होते हैं वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। और बाद में हम प्रूव करते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम और रो हमेशा सेम होते हैं, और वो इसी को हम क्या कहते हैं, रैंक। तो ऑप्शन देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द ऑप्शन नंबर 1 इज कि डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो ये इंप्लाई करता है कि रैंक डी 0 होगा। हमने क्या कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो रैंक जो है वो हमेशा लेस देन n होता है। अब यहां पे क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं सपोज 2 भी ले रहा हूं, जैसे कि मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है, नहीं वैसे ये देखो ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ने पहले दिया है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का रैंक तो 0 नहीं हो सकता। ये तो वैसे ही हमारा डिस्प्रूव हो गया, इसके लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आ गया। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर मान लो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है तो ये इंप्लाई करता है कि रैंक कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट 1 है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रैंक है डी का वो कितना हो जाएगा, n। एंड सिंस n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ये हमारे गिवन है, तो इसका मतलब जो होगा रैंक ऑफ डी 2, 3, 4 इस टाइप के होंगे। तो 1 तो नहीं होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा प्रूफ हो गया कि सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर डिटरमिनेंट 1 है तो कभी भी रैंक 1 नहीं हो सकता। अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि मान लो रैंक किसी मैट्रिक्स का 1 है तो ये इंप्लाई करता है कि डिटरमिनेंट डी नॉन जीरो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 1 है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसा मैट्रिक्स ले लो
सपोज किसी भी ऑर्डर का 3x3, पहले एंट्री पे आप चाहे जो भी लिख दो नॉन जीरो एंट्री, बाकी सारे जीरो लिख दो, एक ही रैंक है इसका। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर बाकी दो कोई भी दो रो अगर जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो, तो डिटरमिनेंट जीरो है और मैट्रिक्स का रैंक भी 1 है, क्योंकि एक ही नॉन जीरो या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, एक ही नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो देयरफॉर इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है पर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा, तो देयरफॉर हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर मान लो मैट्रिक्स का रैंक n है तो ये इंप्लाई करता है कि कभी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 के इक्वल नहीं होगा। हमने क्या प्रूव किया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक n है तो ये इंप्लाई करता है कि उसका डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है r माइनस जीरो, सिर्फ जीरो को छोड़ के जो भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट 1 नहीं होगा। अभी हमने कहा था कि अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो अगर मैं डी को आइडेंटिटी ले लूं, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं दिया है कि आइडेंटिटी नहीं लेना है, तो अगर मैट्रिक्स आई है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 होगा, तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है डिटरमिनेंट 1 नहीं होगा, पर आइडेंटिटी जिसका रैंक n है और अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी वो क्या आता है, 1। ठीक है, तो इससे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिर्फ जो हमने रिजल्ट देखे थे वही हमने यहाँ पे यूज किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसमें। मान लो यहाँ पे जाए एक प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको एक वेक्टर लेना है r/5 के अंदर, और एक वेक्टर के बीच में एक रिलेशन दिया है कि ये रिलेशन हमारे पास गिवन है और हमें पूछा क्या है इसके बारे में, मतलब v के फॉर्म में एक रिलेशन गिवन है और WA हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब सिर्फ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज करेंगे। किसका, प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अब आपको इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने वो देखो। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की, जैसे मान लो x/5 इज इक्वल टू 1, इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो ये मैं इसे लिख सकता हूं और ये आ जाता है हमारे पास x-1 x/4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब ये तो 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक तो ये पता चल गया हमें, और दूसरा x/4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें पता चल गई कि अगर x हमारा प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, एक रिलेशन गिवन है वेक्टर के बीच में कि ये इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है, VA V का ट्रांसपोज, हमें कैलकुलेट करना है WA। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे WA W का ट्रांसपोज। अब देखो रूट में W हमारे पास क्या, देखो V को कैसे लिखा है, रो वाइज लिखा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड W1 W2 W3 W4 W5। और यहां पे मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब मैट्रिक्स कैसे गिवन था देखो। अच्छा, ये भी चीज आपको पता होगा कि मैं कह रहा हूं अगर x/5 इज इक्वल टू 1 है तो मैं x/4 निकाल सकता हूं, दोनों साइड x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इनवर्स आ जाएगा। ऐसे में निकाल सकता हूं यहाँ पे
एक्स इज टू अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज टू माइनस 2। तो एक्स इज टू माइनस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स इज टू 4 से, और एक्स इज टू माइनस 2 को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स क्यूब से। अब हमारे पास एंट्री देखो कैसे दी है। यहाँ पे गिवन है एक्स इज टू माइनस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब। यहाँ पे मेरे पास गिवन है एक्स इज टू माइनस 1, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स इज टू 4 से। ये 1, और यहाँ पे मेरे पास गिवन है x, और यहाँ पे x स्क्वायर। अब w जो है ना वेक्टर हमारे पास गिवन है, कितना गिवन दिया है ये 1 माइनस 1 1 1 और माइनस 1, और यहाँ पे हमको लिखना है उसको उसका ट्रांसपोज। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला, ध्यान से देखो। ये सारे एंट्री तो 0 है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखो, ये 1 माइनस 1 1 और माइनस 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 5, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 1। तो यहां से एक मैट्रिक्स आ जाएगा इस टाइप का 5 क्रॉस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स इज टू 4, इसे सॉल्व करोगे तो एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो x, और इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर। और जब आप इसे फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस x इज टू 4, ये हमारा पास आ जाएगा ये 1, ये आ जाएगा 1, और यहां से देखो ये x, और ये फिर से माइनस माइनस प्लस, सिंपल क्या आ जाएगा ये हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1, ये x, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, और ये x इज टू 4। अगर मैं इस रिजल्ट का यूज करूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 0। तो देयरफॉर 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0, और इसका मतलब ये 0। तो देयरफॉर सिंपल इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास WA इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। तो आपको थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना था, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल हमारा डायमेंशन पे है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डायमेंशन पूछा है एक ऐसे वेक्टर स्पेस का जिसमें सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे ऑर्डर n क्रॉस n के विद रियल एंट्री। तो आपको देखो क्या पॉइंट इसमें ध्यान रखना था, पहले डायमेंशन फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और दूसरा रियल एंट्री, यानी कि फील्ड हमारा क्या है रियल एंट्री। ये आपको याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स से होता है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और एक कंडीशन दिया है कि जिसका ट्रेस कितना है इक्वल टू 0। अब देखो सिंपल सा एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देते हैं, और ये चेक करते हैं कि कितने डिफरेंट फ्री वेरिएबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे रो में ए बी लिख रहा हूं तो कॉलम में भी ए बी लिखना होगा, सेकेंड रो में अगर ए बी सी लिख रहा हूं तो कॉलम में भी ए बी सी। कितने डिफरेंट पॉसिबल वेरिएबल है यहां पे, देखो 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पे डिफरेंट वेरिएबल कितने हैं 2। अब जैसे ये ऐसे देखो यहां पे ए बी सी कितने वेरिएबल है 3, तो जो वेरिएबल आप यहां सेलेक्ट कर रहे हो आपको यहां पे ये करना है, तो वैसे ही आपका एक तो फिक्स हो गया। अब यहां पे आपके पास कितने बचेंगे ई एफ मतलब 2, और जैसे आप बी ई एफ यहां पे लिख रहे हो तो आपको यहां पे भी, तो ये 2 फिक्स हो गए। मतलब यहां पे कितने बचेंगे सिर्फ ई एफ डी ई और एफ जी, ठीक है। कितना कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, बी डी, अच्छा ये ई आ जाएगा और फिर इसके बाद एफ लेंगे, तो ए बी सी फिर बी डी ई, और उसके बाद फिर ये 2 सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे सिर्फ 1। ऐसे ही जैसे अगर मैं इसमें इसको सेलेक्ट करूं तो मैं नंबरिंग लिख देता हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहे हो, तो जो रो में लिख रहे हो आपको कॉलम में लिखना है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स ए और ई ट्रांसपोज इक्वल होता है,
तो ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जिस एंट्री को आप रो में लिखो उसी को कॉलम में लिख दो। ऐसे यहां पे क्या लिख सकता हूं 5 6 7, तो आपको कॉलम में भी वही लिखना है। तो 5 6 7 ऐसे यहां पे जब रो में लिखोगे फिर से तो आपके पास आ जाएगा 8 9, तो आपको यहां पे भी 8 9 लिखना है और यहां पे आ जाएगा 10। मतलब यहां पे डिफरेंट वेरिएबल कितने थे 4, यहां पे डिफरेंट वेरिएबल कितने थे 3, यहां पे डिफरेंट वेरिएबल कितने थे 2 और यहां पे 1, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां आ चुका है, ये दोनों ऑलरेडी यहां पे है और ये तीनों ऑलरेडी यहां पे है। ठीक है, तो डिफरेंट कितने हो गए 4 + 3 + 2 + 1, यहां पे 2 + 1, यहाँ पे 1 + 2 + 3, यहाँ पे 1 + 2 + 3, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर का था तो 1 + 2, 3 × 3 ऑर्डर का है तो 1 + 2 + 3, 4 × ऑर्डर का है तो 1 + 2 + 3 + 4। यानी कि अगर n × n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसके पास n ऑप्शन, तो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो इसके पास सिर्फ n-1 बचेंगे, फिर यहाँ पे भी कर दूंगा तो इसके पास सिर्फ n-2, ऐसे लास्ट में 1, यानी कि समीशन ऑफ n × n-1, समीशन ऑफ n, और समीशन ऑफ n कितना होता है हमें पता है n × n+1/2। ये तो हो गया सिमेट्रिक। अब इसी में ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया, वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ट्रेस ऑफ a = 0। अब ट्रेस ऑफ a = 0 मतलब a11 + a12 सॉल्व अप टू ann = 0। अब जितने आप फ्री वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से जितने भी इक्वेशन है वो भी कैसे इक्वेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो ये, अब इसमें से देखो एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन है तो कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा n × n+1 -2/2, दैट इज n² + n-2/2। अब ये जो भी ऑप्शन रहेगा यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंपल n² n × n+1/2 में से 1 माइनस करना, दैट इज n² + n/2 - 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास। देखो ये भी रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो C-D-A ऑप्शन रॉन्ग। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये टोटल 5 क्वेश्चन थे 2011 के पार्ट बी में लीनियर अलजेब्रा के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में आया था। अब इसमें देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको एक मैप दिया है, लीनियर मैप डेरिवेटिव, और आपको उसका मैट्रिक्स निकालना है। पहले होता क्या एक्चुअल में, आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, मान लो ये एक आपके सामने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो ये वो वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का, ये एक m डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। तो जो इसकी बेसिस होगी, तो बेसिस के पास वेक्टर कितने होंगे, v1 से लेकर सॉल्व अप टू vn तक। ऐसे इसके पास सपोज b डैश ले लो तो इसके पास वेक्टर होंगे सपोज w1 से लेके wn तक। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, दैट इज m × n। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं बेसिस के जो वेक्टर है, जैसे कि इसकी इमेज से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि यहां का मैं कोई भी वेक्टर ले लूं जैसे x, तो मैं इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, किसके, xi-vi। तो अगर मैं इसमें इमेज अप्लाई करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं xi-t(vi), यानी कि
इसके वेक्टर के हर एक इमेज को, मतलब यहां का मैं कोई भी वेक्टर उठाऊं उसके इमेज को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेसिस गिवन हो तो हम पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या पूरी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं ले रहा हूं V1, तो V1 का जो इमेज होगा वो कहां जाएगा, VMF में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इस बेसिस के लिए, जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं V1, तो यहां पे मैं फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, W1 से लेकर WM तक। तो यहां पे सपोज मैं दे देता हूं, हाँ W1, तो यहां पे सपोज ये W1 तो A1, और ये जो 1 है ना ये इसके लिए रहेगा कि बेसिस में फर्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, A2 1 W2 सॉल्व अप टू A2 AM1 WM। ऐसे जब मैं सेकेंड बेसिस लूंगा तो यहां पे ये मेरे पास आ जाएगा, A2 फिक्स कर दूंगा, और ये किसके लिए रहेगा, मेरा सेकेंड बेसिस के लिए। और यहां पे W1 1, ऐसे यहां पे आप A22 W2 सॉल्व अप टू A12 M2 WM। तो ऐसे ही लास्ट में कौन सा बेसिस आएगा मेरे पास, VN, और इसको मैं लिखूंगा AN A1N W1 A2N W2 सॉल्व अप टू AMN W1। अब ये जो आपके सामने ये जो आ रहा है ना, इसको आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। यानी कि ये जो है इसे हम कॉलम में लिखते हैं, ये हमारा सेकेंड कॉलम, और ये जो कोएफिशिएंट आते हैं, यानी कि ये जो हम कोएफिशिएंट है इसे कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाऊंगा इसी बेसिस के रिस्पेक्ट में, जिसे हम लिखते हैं सिंपल B स्टार। यानी कि इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हमने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसका एंट्री आ जाएगा A। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो जाएगी, M क्रॉस N। तो A11 A12 सॉल्व अप टू A1N A21। अब देखो ये जो हमने पहला निकाला था ना उसमें ऐसे था ना, A21 से लेके AM1 तक। तो जो पहला रो था, पहले रो के कोएफिशिएंट थे उसको कॉलम में लिखना है, ऐसे A22 सॉल्व अप टू AM2, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा A2N, और ये लास्ट में AM। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, ये आपको क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ एक वेक्टर स्पेस है, इन दोनों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, ये एक m डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, तो एक बेसिस होगी जिसके पास कुछ वेक्टर होंगे Vn तक। ऐसे ये एक बेसिस होगा इसके पास, क्योंकि m वेक्टर है तो W1 से लेके WM तक यहाँ का कोई भी बेसिस का एलिमेंट उठाऊं तो जो इसका इमेज होगा हम उसे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इस बेसिस के। तो यहाँ पे कुछ स्केलर आएगा, सपोज मैं कहता हूँ B1 सॉल्व अप टू BM WM, तो ऐसे सेकेंड के लिए आएगा। तो हमने सिर्फ उसे सफिक्स के लिए यहाँ पे, सॉरी इसे इंडाइसिस कहते हैं 1, और इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट आता है इसे हम कॉलम वाइज लिखते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास डिफाइन कैसे किया है कि हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। यहां पे हमें लेना है P3x से कि यहां का मैं कोई भी पॉलिनोमियल उठाऊं और यहां पे मुझे क्या देगा, उसका डेरिवेटिव। यहां से पॉलिनोमियल उठाने पे यहां पे क्या दे रहा है, डेरिवेटिव मैप दे रहा है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड मैप है जो एक नील पोटेंट मैट्रिक्स देखता है। जब अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको नील पोटेंट का भी डेफिनेशन बता दूंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा नील पोटेंट मैट्रिक्स आता है और उसकी अपनी अपनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिस जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है पॉलिनोमियल का 1x x2 x2 x3, ठीक है। एक तो आप इसी के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसे हम स्टैंडर्ड टपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही कर दो या फिर इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोल दो, E1 E2 E3 E4, उससे भी कर सकते हो। यानी कि इसे अगर आप 1 0 0 0
0 1 0 0, इससे भी कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो बेसिस का पहला एलिमेंट 1। अब अगर मैं बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिख रहा हूं और कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब। और ये जो आ रहा है इसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो बन रहा है इस बेसिस से, और बेसिस हमारा दोनों सेम है, तो मैं टी बी भी लिख देता हूं, इसे मुझे कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, तो 0 0 0 0 यानी यहां पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन सब के, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1, बाकी 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब। अब ये देखो 1 0 0 1 0 0 0, ऐसे ही आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आप निकाल सकते हो एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यूब। इसे मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स क्यूब। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 3 0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया और ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे होता है, यानी कि अगर आप इसका कुछ पावर करोगे जैसे 1 पावर 2 पावर या 3 पावर तो ये 0 आ जाएगा, मतलब n से पहले ही, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 4, उससे ही पहले किसी एक पावर पे 3 या 4 पावर पे आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा, उसे हम कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज की नहीं पूछी है, सिर्फ हमें पूछा है एक मैट्रिक्स निकालना था डिटर्मिनेंट में। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 है, बाकी सारे एंट्री 0। तो जो हमारा आंसर नंबर सी है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी, अगर आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, एक रूल गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और बेसिस गिवन है दोनों का, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, एक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो उस बेसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में 2011 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।